अस्सलाम वालेकुम। आज हम ईरान और इसराइल की जंग के बारे में बात करेंगे कि ये जंग क्यों, कब और कैसे शुरू हुई और इसके असरात पूरी दुनिया पे क्या पड़ेंगे और हर कंट्री का इसके ऊपर स्टैंड क्या। आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। ईरान इसराइल जंग का आगाज़ 1970 में हुआ जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया। Demonstrating in Tehran, shouting death to the Shah, pledge allegiance to the Islamic movement of the Ayatollahs. The number killed in Tehran since the beginning of the month is probably well over 100, but people in this crowd were... जब ईरान में इस्लामी इनकलाब आया तो ईरान ने अपने सारे सफारती ताल्लुकात इसराइल के साथ ख़त्म कर दिए फ़लस्तीन की वजह से। और ये पूरा सिनेरियो मैंने फ़लस्तीन वाली एक वीडियो बनाई थी, उसके ऊपर डिटेल से डिस्क्राइब किया हुआ है। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। उसकी वजह से हुआ। ईरान ने इसी के साथ अमेरिका के साथ भी कहा कि हम आपकी कोई भी फजूल की शराइत नहीं मानेंगे, हम अपनी मर्जी से कंट्री चलाएंगे, जिसकी वजह से ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात भी ख़राब हुए। और यही सब यूरोप के साथ भी हुआ, जिसकी वजह से ईरान, यूरोप, इसराइल और अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़राब हो गए। और वो इतने ख़राब होते चले गए कि आज ये दिन आगे कि जंग हो रही है। असल में इस जंग का जो मेन पर्पज़ है वो ये है कि ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। अमेरिका चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर ना बने और ना ही इसराइल चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने। लेकिन ईरान भी ये कहता है कि हम न्यूक्लियर पावर नहीं बन रहे। लेकिन जो अमेरिका की इंटेलिजेंस है और इसराइल की जो इंटेलिजेंस है वो कहती है कि ईरान बहुत पास है न्यूक्लियर पावर बनने के। ईरान और इसी के ऊपर ईरान और अमेरिका के दरमियान एक निगोशिएशन बातचीत शुरू हुई इसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर ईरान की। इस बातचीत का निगोशिएशन का 5वां राउंड था संडे वाले दिन। लेकिन उससे 2 दिन पहले इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, सरप्राइज अटैक किया, जिस पर इसराइल ने डायरेक्ट ईरान की लीडरशिप को अटैक किया, जिसमें उसके जनरल को मार दिया गया और बहुत सी लीडरशिप्स को मार दिया गया। उसमें उनके 9 साइंटिस्ट को भी मारा गया जो इस ईरान की न्यूक्लियर प्लांट पर काम कर रहे थे। और कहा गया कि ईरान को जब हमने 9 साइंटिस्ट मार दिए तो उनका ये था इसराइल का कि अब शायद ईरान अब पीछे हट जाए और बातचीत की तरफ आएगा और अब जंग नहीं लड़ेगा। लेकिन ईरान ने इसका उल्टा किया, ईरान ने रिटेलिएट किया, जिसमें इसराइल को भी नुकसान उठाना पड़ा। ये जंग हफ्ते से ज़्यादा हो गया, ये जंग इसके ऊपर जारी है। बाद के जो यूरोपीय यूनियन है और जो यूएसए है वो सब ये कह रहे हैं कि ईरान को चाहिए बातचीत करनी चाहिए। लेकिन ईरान कह रहा है हम तो टेबल पे बात ही कर रहे थे जो ये जंग शुरू कर दी, हमने तो ये जंग शुरू नहीं की, लेकिन अब इस जंग को ख़त्म हम करेंगे। इसके रिस्पॉन्स में ईरान ने बहुत ज़्यादा ब्लास्टिक मिसाइल भी इसराइल के ऊपर मारे, जिससे इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा। जो नेतन्याहू जब पहली दफ़ा वज़ीर आज़म बने थे उन्होंने कहा था कि ईरान बहुत बस चंद साल दूर है न्यूक्लियर पावर बनने के। फिर उसके बाद उन्होंने अपना बयान दिया कि कहा कि ईरान से कुछ महीने दूर है न्यूक्लियर पावर बनने के। फिर 2015 में उनका एक और बयान आता है जिसमें वो कहते हैं कि ईरान 2 से 3 साल दूर है न्यूक्लियर पावर बनने में। फिर अब ये जंग शुरू होने से पहले उनका बयान आता है ईरान सिर्फ चंद देर दूर है न्यूक्लियर पावर बनने के। अगर ईरान चंद देर दूर है न्यूक्लियर पावर बनने के तो अभी तक न्यूक्लियर पावर क्यों नहीं बना? इस जंग को शुरू हुए 6 हफ्ते हो गए। अगर इतना था तो न्यूक्लियर पावर अभी तक तो बन जाना चाहिए था उसको। आपने उसकी इतनी तो फैसिलिटीज़ पे अटैक नहीं किया ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे कि वो न्यूक्लियर पावर ना बन सके, या इतना तो कोई नुकसान उसको हुआ नहीं। एक ईरान इसराइल का था कि हम जब अटैक करेंगे तो ईरान का रिटेलिएशन रिस्पॉन्स इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हम उनकी जब लीडरशिप मार देंगे तो वो बैक फुट पे चली जाएगी। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। ईरान बैक फुट पे जाने के लिए फ्रंट फुट पे खेलना शुरू कर दिया और इसराइल पर रिटेलिएशन से अटैक शुरू कर दिए, जिसकी बिना पर इसराइल को बहुत नुकसान हुआ। आज रोज़ाना की बुनियाद पर ईरान पर इसराइल अटैक करता है और इसराइल पर ईरान अटैक कर रहा है। लेकिन ये सब जो कुछ भी हो रहा है ईरान के अवाम के लिए कुछ नया नहीं है, ये ईरान की अवाम के लिए बहुत पुराना है, क्योंकि हर कुछ चंद सालों के बाद ईरान में ये सब होता है। 2015 में देख ले, ईरान के एक लीडर को असैसिनेट कर दिया गया था अमेरिका ने। उसके बाद भी, उससे पहले भी ये सब होता रहता है। फिर इस्माइल हानिया को ईरान में मार दिया गया इसराइल ने। तो ये ईरान की अवाम के लिए कोई नई चीज़ नहीं, ये सब अब उनके लिए वो इन चीज़ों के लिए आदी है। लेकिन अगर आप इसराइल की बात की जाए तो ये उनकी अवाम के लिए और उनके लिए एक सरप्राइज़ है, क्योंकि उनको अपने डिफेंस सिस्टम में बहुत ज़्यादा भरोसा था। उनको था कि हमारा डिफेंस सिस्टम इन सब मिसाइल को, जितने भी ईरान के पास है, उनको रोकने की कैपेबिलिटी रखता है। लेकिन वो गलत साबित हुए। आज वीडियोस और तस्वीरें सामने आ रही हैं ईरान की अटैक हुई, उससे ये पता चलता है कि तेल अवीव, हाइफा और जो दूसरे सिटीज़ हैं इसराइल के, उनका क्या हाल किया ईरान ने। यहाँ तक कि जो मेन ऑयल डिपो था इसराइल का वो भी तबाह कर दिया गया है और इसराइल ने का जो वो मेन डिपो था उसको बंद कर दिया गया। कोई प्रोडक्शन उसके ऊपर नहीं हो रही। ईरान ने इसराइल के मोसाद के जो हेडक्वार्टर है उस तक पर हमला किया और बहुत बहुत बड़े अटैक की, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी इसराइल को उठाना पड़ा। इसराइल में अभी तक 8,000 लोग बेघर हो चुके हैं और कई हज़ार लोग बंकर में छुपे हुए पनाह ले रहे हैं, क्योंकि उनको डर है किसी भी वक्त
ईरान मिसाइल मार सकता है। वो लोग इतने घबराए हुए हैं कि वो लोग अपने घरों की तरफ भी नहीं जा रहे। उनकी वीडियोस भी आ रही हैं कि वो लोग रो रहे हैं और ईरान को कह रहे हैं बस रुक। तो ये इसराइलियों के लिए एक नई चीज़ है, लेकिन ईरानियों के लिए नहीं है। वो सब इस चीज़ के आदी है, जिसकी वजह से इसराइल को ज़्यादा नुकसान हो रहा है। उधर बिल्डिंग्स भी गिराई जा रही हैं और ये सब भी चल रहा है। ये कोई इसराइलियों के लिए बिल्कुल नई चीज़ है। इसके बिना पर अभी जो ये जंग चल रही है, अगर इसमें ये नहीं कहा जाता कि कौन ये जंग जीत रहा है या कौन ये जंग हार है, लेकिन ये ज़रूर अभी कहा जाता है कि ईरान का इस वक्त अपर हैंड है। ईरान को बहुत सी कंट्रीज़ ने सपोर्ट भी करने की कोशिश की, जैसे कि उनका जो मेन पावर रशिया ने कहा कि अगर आपको हमारी ज़रूरत है तो हम जंग में आते हैं। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने खुद की थी, लेकिन हम बल्कि रशिया ने खुद की थी कि हमने ईरान को ऑफर की थी कि कहते हैं तो हम आपकी मदद करते हैं, लेकिन ईरान ने खुद कहा कि हम ये जंग अभी खुद अपने तरफ से खुद हैंडल कर सकते हैं, आपकी ज़रूरत नहीं। ईरान ने भी अपने इसमें कहा है कि हमें काफ़ी अपनी जो ब्रदर कंट्रीज़ हैं उन्होंने कहा है कि अगर आपको कोई सपोर्ट की ज़रूरत है तो हमें बताएं, हम आ जाएंगे, लेकिन हमें अभी कोई ज़रूरत नहीं, हम लोग ये जंग हैंडल कर सकते हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि इसराइल इस टाइम इस लेवल पे जो समझ रहा था कि हम ईरान पे हमला करेंगे और ईरान को घुटनों पर टेकने में मजबूर कर देंगे, ऐसा हुआ नहीं। उल्टा इसराइल को ही मुंह की खानी पड़ रही है। नेतन्याहू जो खुद एक बंकर में छुपा हुआ है और अपने लोगों को जब मिसाइल आते हैं तब कहता है बंकर्स में जाओ, ये उसका हाल है। एक तो शेर वो होता है जो खामनेई है, आयतुल्लाह खामनेई है, जो खुद बिना किसी बंकर में छुपे हुए सामने बैठा, जिसको अमेरिका ने खुद कहा कि हमें पता है वो कहाँ छुपा हुआ है, लेकिन उसके ऊपर अटैक नहीं किया जा रहा, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर खामनेई के ऊपर अटैक किया गया तो इसके असरात पूरी दुनिया में बहुत भयंकर हो सकते हैं। ईरान ने यूएसए से बातचीत करने से मना कर दिया कि उसने कहा कि यूएसए इसराइल के ईरान पर अटैक में मुलविस था और उसको भरपूर साथ दे रहा था। इस टाइम ईरान के मिसाइल रोकने के लिए इसराइल में अमेरिका के डिफेंस सिस्टम थर्ड जैसा बेहतरीन डिफेंस सिस्टम इसराइल के पास है, जो अमेरिका खुद यूज़ कर रहा है ईरान के मिसाइल रोकने के लिए। उसमें यूरोपियन यूनियन के भी मिसाइल हैं जो इसराइल के डिफेंस सिस्टम में मदद कर रहे हैं ईरान के मिसाइल रोकने। इसके बावजूद ईरान के मिसाइल इन सबको जो है मात देते हुए इसराइल में एंटर हो रहे हैं और इसराइल को नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ईरान सिर्फ अकेला है जो अकेला लड़ रहा है और अभी तक डटा हुआ है, और यही उनके अभी जो फैक्ट्स बता रहे हैं वो यही हैं कि ये जंग लंबी हो सकती है, और जितनी लंबी ये होगी उतना ही नुकसान इसराइल को है और उतना ही फ़ायदा ईरान को है, क्योंकि इसराइल इतनी कैपेबिलिटी नहीं रखता कि ईरान से एक लंबी जंग लड़ सके, लेकिन हाँ ईरान इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो एक लंबी जंग लड़ सके। और यही सब आज हो रहा है। ईरान जब इसराइल ने गजा के ऊपर स्कूल पे हमला करता रहा, हॉस्पिटल तबाह करता रहा, तब ठीक था। ईरान पर मिसाइल मारता रहा, स्कूलों पे मारे उसने, क्या नाम है, हॉस्पिटल में मारा, तब तक ठीक था। लेकिन जैसे ही ईरान ने कोई रिटेलिएशन में मिसाइल मारा तो वो वार क्राइम हो गया। आज वो पूरी दुनिया में कहता फिर रहा है कि ये एक वार क्राइम है। जब अपने ऊपर आए तो वार क्राइम हो गया, लेकिन जब दूसरों पे करते रहे तो ये वार क्राइम नहीं था। आज OIC का एक हंगामी इजलास हो रहा है तुर्की के अंदर, उसमें तुर्की के सदर रजब तैय्यिप एर्दोगान ने साफ साफ कहा है कि मुसलमानों के लिए अब ये मुत्तहिद होने का वक्त है, और हमें पता है नेतन्याहू के अगले इरादे क्या हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि ईरान इस जंग का इस जंग में फतह हासिल करेगा। तो कहने का मकसद ये है, इसराइल इससे पहले इराक की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे भी अटैक कर चुका है अमेरिका के साथ मिलकर, जिसके बाद सद्दाम हुसैन को भी मार दिया गया। और इसी तरह का कुछ ईरान के जो नेतन्याहू है वज़ीर आज़म, उसने खामनेई को भी अपने इंटरव्यू में कहा है कि अगर हमारे लिए हालात और भी ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, लेकिन किसी को भी हिरोशिमा नागासाकी को नहीं बोलना चाहिए। इस बयान से ये बात साफ साबित होती है कि इसराइल ईरान को एक न्यूक्लियर अटैक की धमकी दे रहा है कि अगर हम पर ज़्यादा हमले हुए तो हम आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक कर सकते हैं। लेकिन ये कभी मुमकिन नहीं हो सकता, क्योंकि इसराइल को भी पता है अगर ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक किया गया तो उसके असरात इसराइल तक महसूस किए जाएंगे। और अगर हम दुनिया की बात की जाए तो इसमें बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज ईरान की सपोर्ट में खड़ी हैं, जिसमें पाकिस्तान एक वो वाहिद कंट्री है जिसने खुल कर सपोर्ट किया ईरान को। चाइना ने सपोर्ट किया, रशिया ने सपोर्ट किया है, और यहाँ तक कि हर पूरी दुनिया में मुस्लिम कंट्रीज़ ने ईरान को सपोर्ट किया है, जिसमें ख़ुसूसन सऊदी अरब भी शामिल है। हालांकि सऊदी अरब और ईरान की बिल्कुल भी पहले कई सालों तक नहीं बनती थी, लेकिन चंद सालों से अब आप देख रहे हैं इनके जो तजारती मामलात में भी काफ़ी ज़्यादा ये लोग एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। इसके बाद ये चीज़ें अगर आप फैक्ट्स एंड फिगर देखे जाएँ तो ये साफ जाहिर करते हैं कि ना यही जंग इसराइल के लिए अच्छी है और ना ही ये ईरान के लिए अच्छी है। लेकिन जो नेतन्याहू के जो इरादे हैं वो यही बता रहे हैं कि अनकरीब वर्ल्ड वार 3 स्टार्ट की जाएगी, क्योंकि दूसरी वर्ल्ड वार 2 तो हिटलर ने स्टार्ट करवाई थी, जिसके नतीजे पूरी दुनिया में पता है क्या हुए थे, और आज ये करवाना चाह रहा है। लेकिन अगर ये जंग फैलती है तो इससे ना सिर्फ ईरान इसराइल बल्कि पूरी दुनिया के में इसके असरात पाए जाएंगे। अभी तक के लिए यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर कर दी गई है, और भी कई इन्फॉर्मेशन आएंगी तो आपके साथ शेयर कर दी जाएंगी।
वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक ले दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।